हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर साथ हैं। मैं शैली। हम लोग बीएड के कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में चलने वाले पेपर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ, जो कि 4th पेपर है। अभी हम उसकी फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में चूँकि है एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ, मतलब स्वयं की खोज करना, अंदर जानना। और इस प्रक्रिया में हम लोग पहले इस प्रक्रिया के 3 चरणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आत्मवर्णन यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे। आत्मवर्णन की जो प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं कि स्वनिर्माण की बहुत मैच्योर्ड स्टेज है या बहुत अपर लेवल की स्टेज है, जिसमें कि व्यक्ति का स्व का निर्माण हो चुका है, व्यक्ति की अपने बारे में सेल्फ कंसेप्ट भी बन चुकी है, उसको ये अनुभव भी है कि वो स्वयं क्या है, सेल्फ परसेप्शन का डेवलपमेंट हो चुका है। अब अगर व्यक्ति ये भी अनुभव कर चुका है कि व्यक्ति क्या है, उसके सेल्फ परसेप्शन का डेवलपमेंट भी हो चुका है, तो अब व्यक्ति इस स्थिति में आ चुका है कि वो दूसरों के सामने ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों में अपने आप को व्यक्त कर सकता है। मतलब वो स्वयं क्या है, उसका वर्णन या डिस्क्रिप्शन दे सकता है। अब हम जानेंगे आज कि आत्मवर्णन या सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसकी अवधारणा क्या है। आइए जानते हैं आत्मवर्णन के बारे में। जब छात्र स्वयं की भावनाओं और विचारों को समाज के समक्ष उपयोगी एवं सार्थक शब्दों में प्रस्तुत करता है, तब यह उसका जो प्रस्तुतिकरण है वह आत्मवर्णन कहलाता है। अर्थात वो अपने आप को जानकर लोगों के सामने क्या करने लगता है, अभिव्यक्त करने लगता है। आत्मवर्णन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश किया जाता है, जो व्यक्ति के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए हुए होते हैं। यानी कि व्यक्ति के स्व का निर्माण हुआ, उस प्रक्रिया में हमने ये जाना था कि उसके शैक्षिक, सामाजिक, उसके आध्यात्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय कई सारे मूल्यों ने मिलकर उसके स्व का क्या किया है, निर्माण किया है। सारी चीज़ों को मिलाकर व्यक्ति के एक आत्म का निर्माण हुआ है। तो जब भी व्यक्ति कोई बात करेगा, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा, तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक संपूर्ण रूप में सामने आएंगी, एक समेकित रूप में सामने आएंगी, जो उसके आत्मवर्णन को प्रदर्शित करेगी। आत्मवर्णन में व्यक्ति अपनी स्वानुभूति को व्यक्त करता है। जैसा कि हमने अभी पीछे ही देखा था कि आत्मवर्णन जो है वो उसकी स्वानुभूति के आगे का चरण है। तो व्यक्ति ने अपने आप की अनुभूति कर ली है, तो जो कुछ भी उसने अनुभव किया है उसी को तो वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इसलिए आत्मवर्णन स्वानुभूति को व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति ने अपने बारे में किस चीज़ का अनुभव किया है। आत्मवर्णन को समझने के लिए श्रीमती आर.के. शर्मा ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, जिसको हम समझ लेते हैं। श्रीमती आर.के. शर्मा के अनुसार आत्मवर्णन के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी अर्जित एवं जन्मजात अनुभव, विचारों एवं बहुमूल्य विविध प्रकार के व्यवहारों का वर्णन समाजोपयोगी संदर्भ में करता है। मतलब उसने जो कुछ भी एक्वायर किया है या उसको बाय बर्थ इनहेरिटेड जो कुछ भी उसको एक्सपीरियंसेस मिले हैं या वो जो कुछ भी समझ पाया है, उन चीज़ों को वो क्या करता है, अपने व्यवहारों के रूप में समाज में फिर से क्या कर रहा है, लौटा रहा है। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। अब उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो समाज में क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। और ये जो आत्मवर्णन की स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ये बताने के लिए आएगा कि मैं ये हूँ, मुझे इस बात का अनुभव है या मैं ये जानता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है। व्यक्ति के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में जब भी वो कोई व्यवहार करता है, तो उसकी स्व अवधारणा और उसकी जो जागरूकता है वो क्या होती है,
उसके स्व की संरचना के रूप में व्यक्त होने लगती है। उसके जो भी विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, दार्शनिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, वो सारी चीज़ें उसके व्यवहारों में सामने आने लगती है और ये उसके आत्मवर्णन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। आत्मवर्णन की क्या आवश्यकता होती है, आइए इसको जान लेते हैं। आत्मवर्णन के माध्यम से व्यक्ति अपने आप का प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण करता है। जैसा कि अभी हमने पहले भी जाना था कि आत्मवर्णन में व्यक्ति सेल्फ को प्रेजेंट करता है सबके सामने, समाज के सामने अपने व्यवहारों के रूप में। तर्क शक्ति का विकास, जब व्यक्ति इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो ये जान लेता है कि वो स्वयं क्या है, उसके कंसेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं, परसेप्शन बिल्डअप हो चुका है। डेफिनेटली ये सारा एक थॉटफुल प्रोसेस है, एक मेंटल रिलेटेड प्रोसेस है। और जब इतना कुछ हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर अपनी तर्क क्षमता का भी क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उसकी लॉजिकल और रीजनल जो थिंकिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और वो अपने आप को स्पष्ट, अच्छे और सार्थक शब्दों में समाज के सामने व्यक्त कर पाता है। उसकी चिंतन शक्ति का भी विकास हो जाता है। कुछ सोच समझकर वो क्या करने लगता है, अपने भावों को व्यक्त करने लगता है। प्रतिभाओं का ज्ञान और विकास के लिए, अर्थात व्यक्ति आत्मवर्णन करेगा तो उसके अंदर जो कुछ भी क्षमताएं, प्रतिभाएं हैं वो किसी न किसी रूप में उसको खुद को समझ में आएगी और वो उसको सबको व्यक्त करेगा। विभिन्न कौशलों के विकास के लिए, जैसा कि हमने जाना था कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग है, तो उन स्किल्स को, उन योग्यताओं को वो किसी न किसी रूप में अपनी अभिव्यक्ति का रूप देकर या अपने डिस्क्रिप्शन का रूप देकर लोगों के सामने लेकर आएगा। आत्मविसंगतियों के उन्मूलन के लिए, अच्छा, जब व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं उन्हीं का एहसास होता है। जब इतना व्यक्ति स्व के बारे में जान लेता है तो उसके अंदर जो खुद की विसंगतियां हैं, कमियां हैं, उनको भी वो जान लेता है। और उनको जानकर ऐसा ना हो कि लोगों के सामने वो चीज़ें व्यक्त हो जाएं या डिस्क्रिप्शन में आएँ, वो उनके प्रति क्या हो जाता है, जागरूक और सजग हो जाता है और उनको ठीक करने का, क्योर करने का यथासंभव प्रयास करने लगता है। सत्य की खोज के लिए, यानी कि किसी जो कुछ भी अगर व्यक्ति को स्व का ज्ञान हुआ है और इस लेवल तक अगर व्यक्ति पहुंचा है तो अब वो प्रेरित किसके लिए होता है, अपने सेल्फ को जानने के लिए और अपने आत्म वास्तविकरण की दशा की ओर। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, सत्य की खोज के लिए जाना। उसके अनुभवों से या एक्सपीरियंसेस से जो उसको लाभ होते हैं, उन लाभों को भी वो क्या करता है, लोगों के साथ सेल्फ डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्या करता है, शेयर करता है, बताता है, लोगों को उसका हिस्सा बनाता है। व्यक्ति ने स्वयं को जाना कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो जैसे उसने किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है और वो जानता है कि मैं इस चीज़ को डीपली स्टडी कर चुका हूँ, मैं इसके मर्म को, रहस्य को जानता हूँ, तो वो इन चीज़ों को जब लोगों को बताता है तो उसके अनुभवों का लाभ सभी को प्राप्त होता है। सर्वोत्तम व्यवहार के लिए, अपने व्यवहार में छुपी हुई बहुत सारी चीज़ों को व्यक्ति जानता है और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अच्छे के साथ साथ कमियों को भी जानता है और उसमें से वो जो बेस्ट बिहेवियर है उसको अभिव्यक्ति में लेकर आता है और सबके सामने प्रदर्शित करता है। अच्छा, स्वानुभूति जो हमने पढ़ी थी, सेल्फ परसेप्शन का डेवलपमेंट या व्यक्ति के स्व की पहचान होना, स्व का निर्माण होना, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद व्यक्ति इस स्टेज में आता है कि वो अपना क्या करने लगता है, डिस्क्रिप्शन, लोगों को उसको आत्मवर्णन करना या हम कह सकते हैं अभिव्यक्तिकरण, आत्म अभिव्यक्तिकरण का प्रोसेस जब चालू होता है तो इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं उसके आसपास के जो लोग हैं, उसका परिवार, उसके भाई बहन, उसका पीयर ग्रुप, उसके टीचर्स, उसके स्कूल, समाज का वातावरण, सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। व्यक्ति के स्व के निर्माण को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। इसको जानने के लिए हम एक शिक्षक या विद्यालय की क्या भूमिका होती है स्व के निर्माण में, इसका अध्ययन कर लेते हैं।
जो शिक्षक है या जो विद्यालय है उससे बालक को मानवीय और नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त होती है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमेशा विद्यालय और जो शिक्षक हैं वो बालक के अंदर मानवीय गुणों का विकास करते हैं, नैतिक गुणों का विकास करते हैं और किसी न किसी रूप में इन चीज़ों का बालक के सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वहीं बच्चों को व्यवहार किस प्रकार से किए जाते हैं उसकी शिक्षा प्राप्त होती है। समाज के लिए वो उपयोगी कैसे होंगे इसके बारे में उनको शिक्षा प्राप्त होती है। सहभागिता के अवसर मिलते हैं, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना और उनके साथ में कैसा अच्छा व्यवहार करना ताकि समाज को आगे ले जाया जा सके। ये सारी चीज़ें बच्चों को विद्यालयों में शिक्षकों के सानिध्य में सीखने को मिलती है। अच्छा, विद्यालय ही एक ऐसा माहौल या कह सकते हैं वातावरण प्रदान करता है जहां बच्चे को अपने प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि अगर बच्चा अपने आप का प्रदर्शन कर रहा है या अपने सेल्फ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आत्मवर्णन की अवस्था में है और अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहता है, तो उसको प्रदर्शन करने का अवसर भी विद्यालय में भरपूर रूप से मिलता है, जिससे कि वो अपने स्व को और बेटरली क्या कर पाता है, एक्सप्लोर कर पाता है। विद्यालय में इसका अवसर कैसे मिलता है? बहुत सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है जिनकी वहाँ पर व्यवस्था होती है। तो बच्चा अपने खेल से, संगीत से संबंधित रुचियाँ, कविता पाठ से संबंधित रुचियाँ, उसके दृष्टिकोणों का विकास हो पाता है। विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उनके उत्तरदायित्व अगर उसको दिए जाते हैं तो बालक को जब किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो व्यक्ति उसको पूरे रूप से क्या करने का प्रयास करता है, निभाने का प्रयास करता है और कहीं न कहीं इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए व्यक्ति को अपने स्व की खोज में बहुत अधिक मदद मिलती है। अगर बालक को सबसे पहले किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो पूरा प्रयास करके उस चीज़ को अभिव्यक्त करता है। प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय में किया जाता है। अच्छा, विद्यालय में बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे विद्यालय के अंदर प्रवेश करते ही बालक को सुबह सुबह प्रार्थना करवाई जाती है, तो बच्चे के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में जो शिक्षक होता है वो पूरा प्रयास करता है कि बालकों के साथ बहुत अच्छा संप्रेषण वो स्थापित कर सके, कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं रहे। वो अपने सारे प्रयास लगाकर बच्चे के साथ एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रिलेशन बिल्डअप करने का प्रयास करता है, जिससे कि बालक अपने आप को अच्छे प्रकार से स्व को जान पाता है और अपने अभिव्यक्तियों के रूप में व्यवहारों में व्यक्त कर पाता है। और विद्यालय ही ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे को अपने शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों चीज़ों के बारे में उसका असेसमेंट होता है और उसका एवेल्यूएशन भी होता है। और उन एवेल्यूएशन और असेसमेंट के बिहाफ में उसको बिल्कुल सही रूप में आउटपुट प्राप्त होते हैं या पृष्ठपोषण रीइंफोर्समेंट प्राप्त होते हैं। देखो, ये तो हम जानते हैं कि परिवार, दोस्त, जो भी लोग हैं वो किसी बालक की कमियों को, उसके स्वभाव के अंतर्गत जो कमियां हैं उन चीज़ों को हो सकता है किसी रूप में, बिल्कुल सही रूप में बच्चे को ना बताएं, लेकिन विद्यालय से जो उसको फीडबैक मिलता है या पृष्ठपोषण प्राप्त होता है वो बिल्कुल उसके व्यक्तित्व का सही असेसमेंट होता है, जिससे कि उसको अपने स्वनिर्माण में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक शिक्षक उसको एक सुविधा प्रदाता के रूप में हमेशा गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है। और अच्छे शिक्षक का क्या रोल होता है स्व के निर्माण में, हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर को, क्योंकि भावी शिक्षक होने के नाते हर एक शिक्षक को अपने छात्रों के स्व के निर्माण में एक सुविधा प्रदाता के रूप में रोल को निभाना चाहिए, ताकि आप एक ऐसा फैसिलिटेटर बने जो बच्चे के स्व के निर्माण में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें। और सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, शिक्षक के लिए भी उसके स्व का निर्माण अत्यधिक आवश्यक होता है, ताकि वो अपने छात्रों के साथ में उनके स्व निर्माण के साथ साथ अपने स्व के भी निर्माण में पूर्ण रूप से लग सके। इस प्रकार आज हमने
स्व के निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया को 4 अलग अलग चरणों के माध्यम से जाना और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ धन्यवाद।